तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से माननीय पीएम जो मोदी हैं उनका सम्मान करते हुए तमाम सांसद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दो फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदवार जो साबित हो रहे हैं वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और ये दोनों का जो समर्थन है वो बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यहाँ पर यह भी समझा दिया कि किसी भी तरीके से विखंडन नहीं होना है, सभी को एकजुटता से रहना है, एकजुटता बना के रखनी है ताकि एनडीए का जो आने वाले 5 साल हैं वो अच्छे बीते। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। तमाम सांसद नेता उनके साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी भी बातें करते हुए उनसे दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पीएम मोदी का भाषण आपने सुना था आपसे कुछ देर पहले, किस तरीके से उन्होंने एकता का संदेश जो है वो एनडीए को दिया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मुख्य तौर से तस्वीरों में बने हुए हैं। कल जो बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ जो है वो 9 जून को लेते हुए दिखाई देंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए सभी सांसद और नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं को तलब। कांग्रेस हाईकमान ने नेताओं को दिल्ली बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया। दिल्ली में कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। उत्तराखंड के चुनावी परिणामों की समीक्षा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। हाईकमान को सौंपेंगे पार्टी के प्रदर्शन की रिपोर्ट। उपचुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में चुनावी परिणामों की समीक्षा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। हाईकमान को सौंपेंगे पार्टी के प्रदर्शन की रिपोर्ट। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उपचुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। चुनावों को लेकर हमेशा बीजेपी अलर्ट मोड पर रहती है और अब तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से भी दिखाई देंगी। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को अभी उत्तराखंड में तलब किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो तैयारियां रही थी और जो परिणाम लोकसभा चुनाव के आए उसको लेकर कांग्रेस और बाकी दलों का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा है। और इसी के साथ साथ कल कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है। तमाम रणनीति पर यहां पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के चुनावी परिणामों पर भी यहां पर समीक्षा होगी। वन निगम के तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है जो सरकार के राजस्व को तो लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ को काटने की परमिशन दी गई है और इसी परमिशन की आड़ में वन विभाग के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकेलिप्टस को बचाने का जो काम है, जो बेचने का, वो शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लेकिन ये जो धंधा है ज्यादा दिन तक नहीं चला। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे ही इस पूरे धांधली के बारे में पता चला, उन्होंने प्रकाश चंद्र आर्य ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया। इसके बाद वन विभाग ने एक जांच टीम का गठन किया और जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के ऊपर लाखों का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि वन निगम की माफियाओं के साथ सांठगांठ का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वन निगम अवैध रूप से चोरी छुपे पेड़ों का कटान किया जाता था और आपको बता दें कि जिसको लेकर डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने उच्च स्तरीय अधिकारियों से वार्ता की है और जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई वन निगम के खिलाफ की जाएगी। ये जो
वन निगम की लॉट नंबर 85 और 91 चल रही थी। इस पे बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ से लकड़ी की यूकेलिप्टस है वहाँ से, उसमें से चोरी हो रही है। तो उसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत थी कि किसी भी तरह से ये चोरी ना होने पाए। और इसी कड़ी में एक दिन जो है ये इनके वन निगम के लॉट से निकला हुआ माल जो है वहाँ पर पकड़ा गया और उस जो 112 गिल्टे पकड़े गए हैं उन गिल्टों को लेकर के हमने अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच की जा रही है। तो जांच की रिपोर्ट लगभग फाइनल हो गई है। और ये इसी बीच में ये भी पता चला था कि उनकी लॉट से लगी हुई लॉट में जो है अवैध पातन कुछ हुआ है। तो उस अवैध पातन को वन निगम की जिम्मेदारी मानते हुए उनके ऊपर पीडी भी लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें, इंतजार हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उभर नहीं पाए हैं। अब वह बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में पहली बार हमारा मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। आज भारत का जो इक्विटी बाजार है वो दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है। हम जानते हैं कि मोदी सरकार के तहत बाजार में सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों का मार्केट कैप 4 गुना बढ़ गया है। राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ देशवासियों ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है। रिपोर्टर द्वारा जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उनको भी उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया, मैं मीडिया के माध्यम से कहना उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से व्यवहार मीडिया से किया प्रेस वार्ता में, वो उनका उचित नहीं था। भीषण गर्मी के बीच मंडल मुख्यालय पौड़ी में लोगों को लगातार पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि 2 दिन छोड़कर नलों में पानी आ रहा है, जिसके कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए विभाग ने तो तमाम दावे पेयजल आपूर्ति के लिए किए, मगर ये दावे धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण पौड़ी के विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों पर लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और विभाग जल आपूर्ति करने में लगातार असफल हो रहा है। यही कारण है कि जिलाधिकारी ने पेयजल समस्या को लेकर जल संस्थान के इंजीनियर के वेतन पर भी रोक लगा दी है। सख्त निर्देश एक्सीडेंट जल संस्थान को गए भी है और उनकी जो लगातार मिल रही शिकायतें उस क्रम में उनकी वेतन आहरण पर भी रोक लगाई गई है और इसमें ऐसी साहब को भी हमारी तरफ से एक नोटिस सर्व किया जा रहा है और कुछ जगह का स्पॉट इंस्पेक्शन भी मैं मेरे स्तर पे कर रहा हूँ और एसडीएम और ईओ नगर पालिका के माध्यम से भी ग्राउंड ट्रूथिंग की जा रही है। इस संबंध में उनके लिए निर्देश यही है विभाग के लिए कि शीघ्रातिशीघ्र जलापूर्ति की समस्या को। आज हम यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ पानी की दिक्कत को देखते हुए पौड़ी में जिस प्रकार से 10 दिन हफ्ते दिन से पानी की किल्लत चल रही है और इसी समस्या को लेकर के हम आज एक्शन सर श्री राय जी के पास आए हुए हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि पानी पौड़ी में प्रॉपर रूप से दिया जाए और यदि पानी प्रॉपर रूप से न मिले तो हम आगे इसमें और भी एक्शन ले सकते हैं। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही युद्ध रहा है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा और चुनाव से हटकर उत्तराखंड की निकाय चुनावी मैदान में बसपा भी कई जगह भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही क्षेत्र है जनपद ऊधम सिंह नगर का जसपुर, जहां लंबे समय से चेयरमैन सिर्फ वही चुना जाता है जो हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरता है।
आपको बता दें कि जसपुर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ही प्रत्याशी लंबे समय से जीतता आ रहा है। जसपुर क्षेत्र में जो भी बसपा से चुनाव लड़ता है, हाथी पर बैठकर चुनावी मैदान में उतरता है, उसी के साथ जसपुर की जनता रहती है और उसी को जीत का ताज पहनाती है। वहीं अगर बात साल 2003 जसपुर नगर पालिका से मोहम्मद उमर चेयरमैन चुने गए थे। साल 2008 से बसपा से प्रत्याशी रहे मोहम्मद उमर जसपुर नगर पालिका से चेयरमैन चुने गए। 2013 में मोहम्मद उमर की पत्नी बसपा से प्रत्याशी रही। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जसपुर से समाजसेवी वसीम सिद्दीकी के ऊपर भरोसा जताया है और हाथी पर सवार करके निकाय चुनाव की चुनावी युद्ध पिच पर उतार दिया है, जो अब तक के सबसे मजबूत और प्रभावशाली प्रत्याशी हैं। दरअसल में यहाँ जो हाथी का जय भीम का वोट है, उसकी अक्सरियत कहीं तादाद में ज़्यादा है और मुस्लिम प्लस हरिजन समाज मिलकर इलेक्शन लड़ जाते हैं तो जीत जाते हैं। अब राजनीतिक इतिहास तो यह है कि जब सबसे पहली बार अम्मार रिजवी के बाद में जब अब्दुल हफीज अंसारी को कांग्रेस का टिकट हुआ तो कांग्रेस से टिकट लड़े और अच्छे खासे लड़े, मगर डॉक्टर सिंगल साहब इंडिपेंडेंट लड़ गए और वो जीत गए। मगर जसपुर का जो किरोध था, जो छोटा वोट अंसारी वर्ग था, जो छोटा पिछड़ा वर्ग था, वो डॉक्टर साहब से किरोध में रहा तो उसके साथ कोई विकल्प था ही नहीं, भाजपा में वो जा नहीं सकता था, इसलिए उसने बहुजन समाज पार्टी का सहयोग लिया और बहुजन समाज पार्टी को अपना सहयोग दिया। इस करके मोहम्मद उमर बीच में आ गए और कांग्रेस का जब एक प्रत्याशी अतीकुर रहमान रहबर साहब जसपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी हुए तो वो LBW आउट हो गए। तिवारी जी की सरकार में होते हुए वो हमारे कैंडिडेट थे, क्योंकि हम भी कांग्रेस के हैं, तो वो हमारे कैंडिडेट से वो LBW हो गए। अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। हम जो थे साहब, हमारे बीच के मोहम्मद उमर चेयरमैन सिद्दीकी थे, हम इनके पास आए। मैंने कहा भाई आप हमारी पार्टी में आ जाओ और हम आपको समर्थन देते हैं। मगर हमारे बीच में जो सर्वा डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल थे, इसलिए कुछ लोग उनका विरोध नहीं कर सकते थे, उनके सामने बातें नहीं कर सकते थे। मगर डॉक्टर सिंघल का विरोध न करके वो मोहम्मद उमर चेयरमैन के पक्ष में आ गए और चेयरमैन साहब को इलेक्शन जिता दिया। जसपुर में जो है अभी तक चेयरमैनी के पद के उम्मीदवारों में जब भी कामयाबी मिली है वो हाथी को मिली है, बसपा के कैंडिडेट को मिली है। और कार्यकाल भी उमर सिद्दीकी के 10 सालों में बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद जाहिद की माता जी आई मुमताज़ बेगम, उनका भी कार्यकाल बढ़िया रहा 5 साल। पब्लिक चाहती है कि कार्यकाल जो है चेयरमैन पद के लिए वो सब उसका बसपा का ही होना उम्मीदवार कामयाब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।